Today we are going to discuss about credit analysis. So first of all, we understand the meaning of credit analysis. The technological breakthrough achieved in Indian agriculture made the agriculture capital intensive. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बनी, फर्टिलाइजर्स बने, मशीनरीज़ बनी लाइक ट्रैक्टर, तो क्या हुआ, इनको ख़रीदने के लिए जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है वो भी बढ़ने लगी, यानी कि उन्हें ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए था, तो पैसे की नीड कैसे पूरी होगी, तो फिर वो पूरी होगी क्रेडिट से, यानी कि राइट एजेंसी से राइट टाइम में और एडिक्वेट अमाउंट में लोन मिलना चाहिए, तब जाके जो फार्मर्स हैं वो ख़रीद पाएंगे इन इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को और अपना फार्मिंग प्रोड्यूस कर पाएंगे. In India, most of farmers are capital starved. The farmers need credit at the right time through right agency and in adequate quantity to realize maximum productivity. Okay? From farmer's point of view, when a farmer approach an institutional financial agency with a loan proposal, the banker should be convinced about the economic viability of the proposed investment. जब भी कोई फार्मर लोन लेने के लिए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसी के पास जाता है तो उसको प्रपोज करना पड़ता है कि जो वो लोन ले रहा है उसको जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे सफिशिएंट अमाउंट में रिटर्न मिल रहा है या नहीं, जिससे कि वो अपना लोन पे कर पाए. यदि वो फार्मर्स ये प्रूव करने में सक्षम होता है, एबल होता है, तो फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसी उसको लोन दे देगी. नाउ लेट्स मूव ऑन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट. जब भी कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्रेडिट का हम टेस्ट करते हैं तो उसमें 3 बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होती हैं जो कि बैंकर को चेक करनी पड़ती हैं लोन देने से पहले. और वो कौन कौन सी एस्पेक्ट होती हैं? वो 3. इफ़ दी लोन इज एडवांस, यदि वो लोन को देना चाहता है, वो लोन जनरेट कर रहा है रिटर्न मोर देन कॉस्ट, कि जो वो लोन जो वो ले रहा है वो इतना रिटर्न पैदा कर सकता है कि जितनी कॉस्ट है उससे ज़्यादा ही रिटर्न पैदा करना चाहिए. विल द रिटर्न हैव अ सरप्लस टू रीपे द लोन व्हेन इट फॉल्स ड्यू? विल द फार्मर स्टैंड अप टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन फार्मिंग? यानी कि ये जो तीनों कंडीशन है ये जब फुलफिल होंगी तभी एक बैंकर लोन को ग्रांट करेगा, अदरवाइज वो ग्रांट नहीं करेगा. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आते हैं 3 आर्ट्स. अब ये जो 3 आर्ट्स होते हैं ये बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं जो कि प्रूव करते हैं कि एक फार्मर लोन लेने लायक है या नहीं, वो उस लोन को रीपे कर सकता है या नहीं. तो ये जो 3 आर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उस लोन को उससे कितना रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा है या नहीं, और वो सफिशिएंट प्रॉफिट पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा. और दूसरा होता है रीपेमेंट कैपेसिटी, और तीसरा होता है रिस्क बियरिंग हैबिट ऑफ अ फार्मर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर इन क्रेडिट एनालिसिस में. इम्पॉर्टेंट मेजर है. द बैंकर नीड्स टू हैव एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिटर्न लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट. अब जो बैंकर होता है उसके पास ये आइडिया होना चाहिए कि जो वो लोन दे रहा है उसको उससे कितना रिटर्न पैदा हो सकता है. जो भी फार्मर अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रपोज करता है तो बैंकर को इतना आइडिया तो होना चाहिए ना कि वो कितना रिटर्न पैदा कर सकता है वो लोन, और उसको वो लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस फार्मर को. तो इतनी एक्सपीरियंस होना चाहिए एक बैंकर को. The farmer's request for credit can be accepted only if he can be able to generate return that enable him to meet the cost. अब farmers को जब भी लोन दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? जब जो लोन है वो इतना रिटर्न पैदा कर सके कि वो उसकी कॉस्ट को मीट कर सके. यानी कि फार्मिंग जो एग्रीकल्चर वर्क है उसमें इनपुट खरीदने में, फार्म लैंड को मैनेज करने में कितना पैसा लग रहा है, उस पैसे को फुलफिल कर सकता है वो लोन, यानी इतना वो रिटर्न पैदा कर सके. रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय द फार्मर डिपेंड अपॉन द डिसीजन. अब देखिए जैसे कितना रिटर्न पैदा कर रहा है जो लोन उसने लिया है वो किस किस डिसीजन पे बेस करता है कि वो क्या ग्रो कर रहा है, कौन सी क्रॉप वो ग्रो कर रहा है, कहाँ ग्रो करना है, कितना ग्रो कर रहा है, और वो कब सेल कर रहा है और कहाँ सेल कर रहा है. तो इन सब क्वेश्चंस को उसका आंसर फार्मर्स होता है जब भी वो कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो उसे इन सब क्वेश्चन का आंसर पता होना ज़रूरी है. क्या? व्हाट टू ग्रो, हाउ मच टू ग्रो, व्हेन टू सेल और वेयर टू सेल. ओके.
Therefore, the main concern here is that the farmer should be able to generate incremental return that should cover the additional cost incurred with borrowed fund. यानी कि उसका जो रिटर्न होता है वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीमेंटल रिटर्न होना चाहिए. ये टर्म याद रखना, उसका रिटर्न कैसा होना चाहिए, इंक्रीमेंटल रिटर्न होना चाहिए, कि वो इतना रिटर्न पैदा कर सके कि वो एडिशनल कॉस्ट को फिनिश कर सके, कंप्लीट कर सके, जो उसने बोरो किया है फंड के, जो एडिशनल कॉस्ट लगती है. यानी कि एडिशनल कॉस्ट कैसा, उस पर यदि इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको भी फुलफिल कर सके, इतना रिटर्न उसे मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया पहला आर, रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. अब हम मूव करते हैं सेकेंड आर्स पे, डेट इज रीपेमेंट कैपेसिटी. Repayment capacity is nothing but the ability of the farmer to repay the loan obtained for the productive purpose within a stipulated time period as fixed by the lending agency. अब जो लैंडिंग एजेंसी लोन दे रही है उसने कुछ ना कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर रखा होगा. तो रीपेमेंट कैपेसिटी एक एबिलिटी होती है फार्मर की कि वो अपना जो लोन है वो रीपे कर दे, यानी कि लौटा दे विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. और वो टाइम पीरियड कौन फिक्स करता है, वो फिक्स करती है लैंडिंग एजेंसी. ओके, दैट इज रीपेमेंट कैपेसिटी. At times the loan may be productive enough to generate additional income but may not be productive enough to repay the loan amount. ये हो सकता है कि जो लोन है वो एक समय पे इतना प्रोडक्टिव हो सकता है कि वो एडिशनल इनकम तो पैदा कर रहा है पर इतना प्रोडक्टिव नहीं है कि वो लोन को क्या कर सके, रीपे. तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि हमेशा एडिशनल इनकम जनरेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो लोन को भी पूरा कर रहा है. यदि मान लीजिए पिछले साल किसी फार्मर है, उसने 1,000 रुपये कमाए और अगली साल उसने लोन लिया 2,000 रुपये का और लेके उसकी इनकम हुई 1,500, यानी कि उसकी जो इनकम हो रही है वो इंक्रीमेंटल इनकम हो रही है, लेकिन वो इतनी इनकम नहीं है कि वो उस लोन को भी वो फुलफिल कर सके. ओके, hence the necessary condition here is that the loan amount should not only profitable but also have potential for repayment of the loan amount. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि जो वो लोन है वो केवल प्रॉफिटेबल ही नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो ऐसी भी होनी चाहिए जिससे कि हम रीपे कर सके लोन को. यानी कि फार्मर है, उसकी जो 1,500 रुपये उसने कमाए तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 500 का, पर उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो उस लोन को रीपे कर सके. ओके, अंडर सच कंडीशन ओनली द फार्मर विल गेट द लोन अमाउंट. अब जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो केवल रिटर्न पे डिपेंड नहीं करती, उसके साथ साथ सेवरल ऐसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जिन पर रीपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड करती है. इसलिए हम रीपेमेंट कैपेसिटी को एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, y इजकल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6. यानी कि ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जिन पर कि हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड करती है. ये बाई क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे अपन बोलते हैं रीपेमेंट कैपेसिटी. तो क्वेश्चन आया कि रीपेमेंट कैपेसिटी कैसा वेरिएबल है, तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल x1 टू x4. यहाँ पे जो ये x1 से x4 है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और x5 से x7 कैसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये इसमें दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर भी और क्वांटिटेटिव फैक्टर भी. ओके, अब इसमें जो x1 है वो कैसा होता है, यहाँ पे ये साइन हमने असाइन किए हुए हैं इन्हें. ठीक है, और ये एप्रियोरी साइन है, यानी कि ये जिनने फॉर्मूला बनाया है ये लिए गए हैं, ये तरह से पोस्टुलेट है. ठीक है, x1, ये x1 क्या होता है, ये पॉजिटिव फैक्टर है, यानी कि ग्रॉस रिटर्न है फ्रॉम द एंटरप्राइजेस फॉर विच द लोन वॉज टेकन ड्यूरिंग अ सीजन. यदि मान लीजिए जिस सीजन में वो लोन दिया है उससे कितना रिटर्न हो रहा है, मतलब टोटल रिटर्न कितना हो रहा है, वो होता है ग्रॉस रिटर्न. ठीक है, पूरा का पूरा उस एंटरप्राइजेस से कितना रिटर्न हो रहा है. ठीक है, अब आता है x2, ये एक नेगेटिव फैक्टर है, यानी कि वर्किंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो फील्ड में यदि काम कर रहे हैं तो उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि हमारी जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं हम उनको भी खर्चा दे रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह की रिपेयरिंग है उनके लिए जितना भी खर्चा हो रहा है तो ये हो जाता है माइनस हो जाएगा. ग्रॉस इनकम में से जो ये खर्चा हो रहा है इसको हम माइनस कर देंगे. x3, फैमिली कंजप्शन. अब फैमिली कंजप्शन है, जैसे फैमिली को खाना चाहिए होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, उनको पहनने के लिए
कपड़े से चाहिए होंगे, तो ये फैमिली कंजप्शन है, तो हम इसको भी ग्रॉस रिटर्न में से माइनस कर देंगे, इसलिए ये भी कैसी है, नेगेटिव। और X4 क्या हो गया, लोन। यदि मान लीजिए कोई और तरह के लोन लिए हैं क्या, जैसे कि एक प्रोडक्टिव लोन जो भी हमने पढ़े हैं, एजुकेशन लोन बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये सब हम इसमें से माइनस कर देते हैं ग्रॉस इनकम में से, ठीक है। अब आते हैं जो ये क्वालिटेटिव फैक्टर है, यहाँ तक क्या थे, क्वांटिटेटिव फैक्टर थे, ओके, जो कि रुपीज में, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते थे, किसमें, रुपीज़ में। मैंने यहाँ पे यूनिट भी लिखी हुई है सबके आगे। और ये है, अब आते हैं हमारी क्वालिटेटिव फैक्टर, यानी कि X5 है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, यानी कि लिटरेसी। यदि कोई फार्मर है वो अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है बजाय एक अनलिटरेट फार्मर के, ठीक है। इसलिए लिटरेसी और रीपेमेंट कैपेसिटी का एक पॉजिटिव रिलेशन है। X6 जो कि होता है मैनेजियल स्किल, की फार्मर के अंदर कितनी अच्छी मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। फिर आता है X7, ये भी पॉजिटिव होता है, उसके अंदर कैसे मोरल कैरेक्टर्स हैं, लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जो रीपेमेंट कैपेसिटी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसलिए जो ये जरूरी नहीं है यदि हमारा रिटर्न हाई है तो हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी भी हाई होगी, क्योंकि अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। अब क्या होता है, जो हम रीपेमेंट कैपेसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर एक क्रॉप लोन और टर्म लोन इन दोनों के लिए अलग अलग होती है। द एस्टिमेशन ऑफ रीपेमेंट कैपेसिटीज वेरी फ्रॉम क्रॉप लोन्स, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया था, क्रॉप लोन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनकम जनरेट करती है, टू टर्म लोन। टर्म्स लोन को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट लोन और पार्सली लिक्विडेटिंग लोन, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम जनरेट नहीं करती, इनको इनकम जनरेट करने के लिए समय लगता है, इसलिए इनका जो रीपेमेंट टाइम होता है वो भी बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रीपेमेंट कैपेसिटी फॉर क्रॉप लोन। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि रीपेमेंट कैपेसिटी फॉर क्रॉप लोन के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो हम ग्रॉस इनकम में से माइनस कर देंगे वर्किंग एक्सपेंसेस, ये ब्रैकेट में, ठीक है, वर्किंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग। अब वर्किंग एक्सपेंशन में से अपन क्या माइनस कर देंगे, क्रॉप लोन को, ठीक है। तो क्योंकि क्रॉप लोन के लिए तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ग्रॉस इनकम में हम क्रॉप लोन को माइनस कर देंगे वर्किंग एक्सपेंसेस में से, प्लस फैमिली लिविंग एक्सपेंस हो गया, प्लस अदर लोन्स हो गए, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो छोटे मोटे खर्चे निकल के आ जाते हैं ना काम करते हैं हम जब, तो उनको भी हम माइनस कर देंगे ग्रॉस इनकम में। तो ये हो गई रीपेमेंट कैपेसिटी फॉर क्रॉप लोन। अब आती है रीपेमेंट कैपेसिटी फॉर टर्म लोन, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट लोन और सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स। इसमें से हम ग्रॉस इनकम में से माइनस कर देंगे वर्किंग एक्सपेंसेस प्लस फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस प्लस अदर लोन्स ड्यू और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और किसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, टर्म लोन में से जो किस्तें हैं वो चुकाते हैं, हमें किस्तों में चुकाने होते हैं उस लोन को, ठीक है। तो उनमें जो भी इंस्टॉलमेंट होती है, एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यू फॉर टर्म लोन, जैसे कि कोई भी ट्रैक्टर खरीदा तो हमें उसकी जो फार्मर है वो कैसे उसकी किस्तें चुकाएगा, कि वो एक साल में जैसे कि आया 10,000 का ट्रैक्टर, तो वो उसकी जो सीमा होती है, जैसे कि जो भी बैंकिंग एजेंसी होती है वो फिक्स कर देती है, जैसे एक महीने में उसको 1,000 रुपये सबमिट करने, फिर अगले महीनों से 1,000 भरना है, तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में भरे जाते हैं टर्म लोन। तो ये हो गया रीपेमेंट कैपेसिटी फॉर टर्म लोन्स। अब आती है हमारी लास्ट, डेट इज़ रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ये रिस्क बियरिंग एबिलिटी क्या होती है फार्मर की, ये वो एक एबिलिटी होती है फार्मर की कि वो विथस्टैंड कर सकता है जो रिस्क वो फेस करता है फाइनेंशियल लॉसेस के कारण, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द फार्मर टू विथस्टैंड द रिस्क दैट अराइजेज ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस। Risk can be quantified by statistical technique like coefficient of variation, standard deviation and programming model. जो रिस्क होती है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक के द्वारा, ठीक है। द वर्ड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर सिनोनिमसली यूज्ड, तो ये एक तरह से हम यूज कर सकते हैं अनसर्टेनिटी और रिस्क, ठीक है। तो जो बैंकर होता है उसको ये रिस्क बियरिंग एबिलिटी को भी चेक करना होता है फार्मर की, ओके। फिर आता है सम सोर्सेज टाइप्स ऑफ रिस्क, पढ़ते हैं अब हम।
अब टाइप्स ऑफ रिस्क कौन कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन रिस्क हो सकते हैं जो कि फिजिकल रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल में यदि कोई रिस्क आ जाती है, टेक्निक जैसे कि कोई मशीन काम करना बंद कर दे। पर्सनल रिस्क यानी कि जो फार्मर है उसकी रिस्क हो सकती है, उसने मैनेजमेंट करने में कुछ रिस्क कर दी। इंस्टीट्यूशनल रिस्क हो सकती है, वेदर अनसर्टेनिटी हो सकती है, प्राइस रिस्क। ओके, अब रीपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये होता है deflated gross income minus working expenses excluding the proposed crop loan plus family living expenses plus other loan due plus miscellaneous expenditure। इसमें बस ये क्रॉप लोन की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें जो रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क है ना, वो क्रॉप लोन के फॉर्मूले जैसी है, बस यहाँ पे क्या है, डिफ्लेटेड ग्रॉस इनकम लिख दिया है और सब सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 3 R's ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 C's ऑफ क्रेडिट।